Welcome guys for the second part of the GST amendment class which is applicable for CS, CS, CMA, inter as well as final examinations for November December 20. I hope आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। पार्ट वन वाला अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपने स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड पार्ट दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में जो जीएसटी में अमेंडमेंट आया है वो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या अमेंडमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यू कैन अवेल अंडर सेक्शन 16(2), राइट। 16(2) में आपको 4 कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है, ओनली देन यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ रूल 86 कैपिटल ए ऑफ सीजीएसटी रूल्स हैज बीन इंसर्टेड। रूल 86 कैपिटल ए हैज बीन इंसर्टेड वेयर कमिश्नर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC, that is assistant commissioner, is authorized to impose restrictions on the utilization of ITC in prescribed cases। मतलब कुछ केसेस में आपका ITC यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसी के ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। बिल्कुल सेक्शन 16(2) जैसा ही एक रूल इंसर्ट कर दिया गया रूल 86 कैपिटल में। आइए एक बार देखते हैं वो क्या रूल बोलता है। Restrictions on utilization of ITC rule number 86A notification dated 26 December. The commissioner or an authorized officer not below the rank of an assistant commissioner having reasons to believe that input tax credit available in the credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर उनको रीजंस टू बिलीव है कि आईटीसी जो है वो फ्रॉड्यूलेंटली अवेल किया गया है या फिर वो इनएलिजिबल है, सो दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब वो लोग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं कमिश्नर? पॉइंट नंबर 1, if the ITC has been availed on the basis of such tax invoices या documents which is issued by non-existent supplier। ये ध्यान से आपको याद रखना है, non-existent supplier अगर इशू करता है तो non-existent supplier वाला जो इनवॉइस है उसके बेसिस पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा इनवॉइस जो ऐसा सप्लायर ने इशू किया जो एक्चुअल में है ही नहीं, वो खाली शेल कंपनीज है या बोगस कंपनीज है, ये ऐसे नाम के कोई इंडिविजुअल ही नहीं है जिसके नाम से इनवॉइस जो इनवॉइस इशू किया। तो नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर और एनी पर्सन नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन ने सप्लाई किया है या ऐसा पर्सन ने इनवॉइस इशू किया है जो उस प्लेस ऑफ बिजनेस से जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से कंडक्ट कर रहा है, आई मीन वो मेंशन नहीं है, आई मीन टू से कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक्चुअली इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम दैट प्लेस, सो हिज इनवॉइस will not be eligible for ITC। अगर ITC ले भी लिया तो उसके ऊपर रूल 86 कैपिटल ए रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है एक कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। देन अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, अगेन यहाँ पे सेक्शन 16(2) का एक कंडीशन था, रिसीट करना पड़ेगा तब जाके क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ले लिया तो आईटीसी पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, यूटिलाइजेशन पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। और टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, सेम कंडीशन वहां भी पड़ा था दैट सप्लायर शुड नॉट पे द टैक्सेस, सप्लायर शुड पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ओनली देन आईटीसी विल बी एलिजिबल। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी अवेल कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है किसके बारे में? रेसिपिएंट के बारे में। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी अवेल कर रहा है, if he has been found non-existent or not to be conducting any business from his registered place of business, मतलब अगर मैंने कोई जो आईटीसी ले रहा है अगर वही नॉन एग्जिस्टेंट हो गया या फिर वो अपने प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है, सो हिज आईटीसी विल आल्सो बी restricted to be utilized. If registered person availing ITC is not in possession of a tax invoice or valid document, again his ITC can be restricted अगर उसके पास वो tax invoice नहीं है। अगर इन सब कंडीशंस में जो हम लोग ने बात की, अगर आपको याद होगा देयर आर 5 कंडीशंस, any of the five if any of the 5 conditions if you do not fulfill, the restrictions can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any tax liability under section 49 जो अपने
टैक्स पेमेंट करते हैं आईटीसी के थ्रू, दैट यू कैन नॉट डू, और आपको रिफंड नहीं मिलेगा ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी। यानी अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो, आपका क्रेडिट जो यूज में आता है, वो क्रेडिट का अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर आप आईटीसी का कुछ भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, बेसिकली आईटीसी घुस तो गया बट उसको आप निकाल नहीं सकते, यू कैन नॉट यूज। सो रूल 86 कैपिटल इज बेसिकली एमिंग टू restrict that ITC which cannot be used in discharging any tax liability. Then the next question comes, now can the commissioner withdraw such restriction इन फ्यूचर में? मान लो अगर ये जो कंडीशंस है ये मैंने अब मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, आई हैव अ टैक्स इनवॉइस, सप्लायर हैज पेड द टैक्सेस, द सप्लायर हैज बिकम एग्जिस्टेंट और द रेसिपिएंट हैज बिकम एग्जिस्टेंट, और आई एम कैरिंग बिजनेस फ्रॉम माय रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. सो कैन द कमिश्नर withdraw such restriction? Can the commissioner allow me to utilize the ITC? The answer is yes. The commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction and allow such debit. Allow such debit मतलब used to pay taxes. Used to pay taxes. The commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction, that is allow such debit, if he is satisfied that conditions for imposing the restrictions no longer exist. जो conditions था अब वो exist नहीं करता, अब वो exist नहीं करता तो कमिश्नर अगर चाहे तो restriction को withdraw कर सकते हैं. Sir, what is the validity of the restriction? The restriction validity is 1 year. This restriction shall cease to have effect from 1 year from the date of imposing. जिस दिन आपने restriction impose किया उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर ही ये valid होगा, उसके बाद ये restriction will cease to have effect, उसके बाद वो valid नहीं होगा. So this was number 1, amendment in payment of taxes, rule 86 capital A. Then comes recredit in e-credit ledger. Recredit in e-credit ledger मतलब सर आपका क्रेडिट लेजर में वापस से पैसा क्रेडिट हो रहा है. ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा देखते हैं. रीक्रेडिट इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ अ क्लेम ऑन रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड इन एक्सेस. अगर आपने कोई टैक्सेस पे कर दिया, अगर आपने कोई टैक्सेस पे कर दिया ज्यादा, तो सर टैक्सेस अगर आपने पे कर दिया ज्यादा थ्रू योर क्रेडिट लेजर, ठीक है, थ्रू योर क्रेडिट लेजर. मान लीजिए आपने 1000 रुपीज पे किया और उसको पेमेंट करने के लिए आपने 1000 का आईटीसी यूटिलाइज किया, उसको पेमेंट करने के लिए आपने 1000 का आईटीसी यूटिलाइज किया. तो अगर आपने 1000 पेमेंट किया और 1000 को पेमेंट करने के लिए अगर आपने 1000 का आईटीसी यूटिलाइज किया, इसका मतलब आपका क्रेडिट लेजर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है. आपका क्रेडिट लेजर क्या हुआ? डेबिट हुआ है. फिर आपको पता चला कि ये जो 1000 रुपीज है, दिस इज not required to be paid or this is wrongly paid or excess paid. So गवर्नमेंट क्या करेगा? इस 1000 रुपया को वापस से आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देगा, वापस से आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देगा. So this is a notification dated 23rd March 2020 which has been inserted in rule 86 sub rule 4A. तो चलिए देखते हैं. Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax which is wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the e-credit ledger, the said amount if found admissible, ध्यान से सुना, अगर वो डेबिट हो गया है और उसके बाद अगर पता चलता है कि नहीं ये जो आपको पेमेंट आपने की अगर वो एडमिसिबल है फॉर रिफंड, देन इट शैल बी recredited to the credit ledger by the proper officer by an order in form GST PMT 03. यानी proper officer has to pass an order through which the credit ledger will be credited with the amount of taxes which has been wrongly paid or which has been excess paid. तो ये जो taxes का पेमेंट है ये वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके क्रेडिट लेजर में. So this was the part of payment of GST. Is it clear? तो बात बड़ी सिंपल थी सर, पेमेंट ऑफ टैक्स भी अपने खत्म कर लिए. Okay, now let's come to the next part, that is input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपने आते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट मी टेल यू. इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो अमेंडमेंट्स है, सबसे पहले अमेंडमेंट्स तो कम है, सर्कुलर थोड़ा सा है तो आपको पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, रूल नंबर 36 सब रूल 4 विच वॉज इंसर्टेड इन अक्टूबर 2019 ओनली, और वो मई जून 20 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एप्लीकेबल था. हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं. तो सर रूल 36 सब रूल 4 में अगर मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, वो हम लोग क्या पढ़े थे. वॉट एवर आईटीसी आप क्लेम करोगे,
You will claim based on two things. Your invoices जो आपने रिसीव किया है गुड्स, उसका इनवॉइसेस जो अपलोड हो रहा है और उसका इनवॉइसेस जो अपलोड नहीं हो रहा है. आई रिपीट, उसकी इनवॉइसेस जो अपलोड हो रही है और उसकी इनवॉइसेस जो अपलोड नहीं हो रही है. मतलब अपलोड या नॉट अपलोड, दो पे फर्क है. Whatever uploaded invoices you have in your GSTR 2A, you get 100% of your ITC. उसकी 100% आप ITC claim कर लेते हो. But जो invoices uploaded नहीं है, I mean to say whatever invoices not uploaded by the supplier in the portal and it is not reflecting in GSTR 2A, so government बोलती है कि 10% of uploaded invoice, 10% of uploaded invoice का ही आपको maximum credit मिल सकता है इसका. राइट, सो बेसिकली 100% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस का क्रेडिट मिलेगा, बट जो नॉट अपलोडेड है उसका 10% मैक्सिमम आपको नॉट अपलोडेड के लिए 10% और मिल सकता है ऑफ द अपलोडेड इनवॉइस. ओके, सो इन शॉर्ट 110% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस का ही आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है. ओनली आपको 110% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस का क्रेडिट मिल सकता है. So input tax credit restriction on availment of ITC in respect of invoices, debit notes not uploaded by supplier in the GSTR1. पहले इसको किया गया था 20%, अब 20% को काट के किया गया है 10%. यही अमेंडमेंट है. रूल 36 सब रूल 4 हैड 20% लिमिट, बट अब इसको 20% को भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है टू 10%. दिस इज द ओनली अमेंडमेंट, और कुछ अमेंडमेंट नहीं है. मैं एक एग्जांपल लूंगा, इस एग्जांपल से आपको फिर से रूल समझा दूंगा. ITC टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स इन GSTR1 कैन नॉट एक्सीड 10% of the eligible credit available in respect of invoices, debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier in the GSTR1. जो भी invoices GSTR1 में supplier ने upload कर दिया, उस uploaded invoice का ही 10% का credit ले सकते हैं आप for the invoices which have not been uploaded. जो upload हो गया उसका तो आप 100% ले सकते हो, जो upload नहीं हुआ है उसका खाली उस invoices का 10% of the eligible credit. And what is this eligible credit? The uploaded invoices. What is this eligible credit? The uploaded invoices. उसी का credit आप maximum ले सकते हो. So basically unmatched ITC, the ITC which is not matched with 2A, मतलब जो ITC आपकी मैच नहीं हो रही है, 2A में नहीं दिख रहा है, तो maximum 10% ऑफ मैच्ड ITC, मतलब जो ऑलरेडी मैच हो गई है, जो अपलोड हो चुकी है, उसकी 10% ही आप ले सकते हो. तो लाइए एक आपको एग्जांपल दिखाया जाए. इलस्ट्रेशन 1. मिस्टर विजय एक रजिस्टर्ड सप्लायर है. ही रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग GST ऑफ 10 lakhs फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर. Out of 100 invoices, 80 invoices involving GST of 6 lakhs have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1s filed on the prescribed due date thereof. Compute the ITC that can be claimed by Mr. Vijay in his GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of rupees 10 lakhs is otherwise eligible for ITC. मतलब बोलना चाह रहा है कि 100 इनवॉइसेस में से 80 इनवॉइस ऐसा है जो अपलोड हो चुका है, ठीक है, और उसमें जो GST है वो 6 lakhs है. टोटल GST की ITC पहले थी 10 लाख. 10 लाख में से 6 लाख अपलोड हो चुका है, 6 लाख का ITC आपको मिल गया है. 100 में से 20 ऐसे हैं जो अभी अपलोड नहीं हुए हैं. 100 में से 20 ऐसे हैं जो अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं, और उसका जो ITC है वो कितना है, 4 लाख. उसका जो ITC है वो कितना है, 4 लाख. ठीक है, सो ये 4 लाख तो आप क्लेम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट क्लेम दिस 4 lakhs, बट यू कैन डेफिनेटली क्लेम, आई रिपीट, यू कैन डेफिनेटली क्लेम दिस 6 lakhs. तो आप 6 lakhs का 100% पूरा क्लेम कर सकते हो. आप 6 lakhs का 100% पूरा क्लेम कर सकते हो. यू कैन क्लेम एंटायर 6 lakhs का 100%, पूरा का पूरा आप 100% 6 lakhs का क्लेम कर सकते हो. ठीक है, प्लस ये जो 4 लाख रुपया है ये तो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इस 4 लाख रुपया के लिए आप कितना और क्लेम कर सकते हो. ये 4 लाख रुपया के लिए आप और 6 lakhs का ही जो मैच्ड ITC है उसी का आप 10% और क्लेम कर सकते हो. पहले ये 20 था, अभी क्या हो गया 10. तो 6 lakhs का 100% तो पूरा 6 lakhs मिल गया,
प्लस 6 lakhs का जो 10% है वो हमें और कितना मिल गया 60. सो आई कैन क्लेम मैक्सिमम कितना 6.6 lakhs. आई कैन क्लेम मैक्सिमम कितना 6.6 lakhs. टोटल मैं खाली 6.6 lakhs क्लेम कर सकता हूं. देखिए ये आंसर में दिया हुआ है. 80 invoices, ITC involved 6 lakhs, eligible ITC is full 6 lakhs. 20 invoices, ITC involved is 4 lakhs, but eligible ITC is only 60,000, which is how much? Which is 6 lakhs का 10%, which is 6 lakhs का 10%. Is it clear? Yes sir, बिल्कुल क्लियर है. अब अपने देखते हैं सर, इसमें नोट 1 में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया जो आपको करना था. 100% ITC will be availed on the invoices which are uploaded by the suppliers. And number 2, ITC in respect of invoices which are not uploaded by the suppliers in the GSTR1 is restricted to 10% of the eligible ITC in respect of the invoices which are uploaded in GSTR1. Thus, in respect of 20 invoices not uploaded in GSTR1, the ITC has been restricted to 0.6 lakhs, that is 60,000. 10% of 6 lakhs का ही आपको क्या मिलेगा? ITC मिलेगा. उससे ज्यादा आप ITC नहीं क्लेम कर सकते. Is it clear? ओके. अब इसमें देखिए क्वेश्चन आता है कि इस अबव इलस्ट्रेशन में सर 10 लाख का टोटल आईटीसी था, मैंने 6.6 ही क्लेम किया है, लेकिन व्हाट अबाउट माय 3.4 लाख? ये 3.4 मतलब 3,40,000 मैं कब क्लेम कर पाऊंगा? क्या मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता? ऐसा नहीं बोला मैंने. मुझे बताइए उस 10 लाख में आपने 6 लाख ही अपलोड किया था, 4 लाख अभी भी अपलोड नहीं हुआ था, यानी वो 4 लाख में से आपको अभी 3,40,000 नहीं मिला है. आप 60 क्लेम कर चुके हो. आई रिपीट, 10 lakhs में आपको 6 लाख मिल गया था, 4 लाख नहीं मिला था. उस 4 लाख के रिस्पेक्ट में आप 60 क्लेम कर चुके हो, मतलब आपको 3,40,000 अभी भी नहीं मिला है. तो 3,40,000 का क्या रूल है ये एक बार समझ लेते हैं. सो गवर्नमेंट ने सिंपल, देखिए सिंपल अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है. अगर 3.4 लाख का क्रेडिट मुझे चाहिए, अगर 3.4 लाख का क्रेडिट मुझे चाहिए, तो मुझे डिवाइड बाई 1.1 मतलब 110% से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. 110% से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैं क्या करने वाला हूं? इन दिस केस मैं 3,40,000 को 1.1 से डिवाइड करूंगा और मुझे मिलेगा 3.09. मतलब कितना इनवॉइसेस मुझे अपलोड और करना पड़ेगा जिससे मुझे 3.4 lakhs का क्रेडिट मिल जाएगा? हाउ मच इनवॉइसेस आई हैव टू बी अपलोडेड मोर फ्रॉम दिस 4 lakhs जिससे मेरे को 3.4 का क्रेडिट मिल जाएगा? तो बैक कैलकुलेट कर लीजिए. 3.4 डिवाइडेड बाई 110% यानी 3.09 इंटू 100%. आई रिपीट, 3.09 इंटू 100%, इसका तो क्रेडिट आपको मिलेगा ही, प्लस 3.09 का आपको 10% और करना है. 3.09 का आपको 10% और करना है. आप देख लीजिए कितना आएगा. 3.09 का अगर मैं 10% करता हूं तो मुझे 0.31 आएगा. 0.31 आएगा. तो 3.09 प्लस 0.31 अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा 3.4. आपको मिल जाएगा 3.4. यानी अगर 3.09 lakhs worth invoice is uploaded by the supplier, I can claim based on 100% of uploaded plus 10% of matched. मैं और क्लेम कर सकता हूं, तो 3.4 मैं क्लेम कर पाऊंगा. तो ये पूछा है, देखिए कब मिस्टर विजय बैलेंस आईटीसी अवेल कर सकता है? अ टैक्स पेयर में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स पीरियड एज एंड व्हेन द इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट इट इज एलिजिबल, दैट इज आईटीसी डिवाइडेड बाय 1.1. अब स्टूडेंट्स सोचते हैं 1.1 कैसे आया? दिस इज 110% गाइस. ये क्या है? 110%. देयरफॉर मिस्टर विजय में अवेल फुल आईटीसी ऑफ ₹10 lakhs in respect of the month of October 2020 as and when invoices are uploaded by the supplier to the extent of 9.091. ये 9.091 कैसे आया मैं आपको बताता हूं. 3.09 तो ऐसे आया, 3.09 तो ऐसे आया, और प्लस 6 lakhs आप ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हो, राइट? तो टोटल कितना है? 9.09 आप अपलोड करो. आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. 10 lakhs की टोटल आईटीसी है तो अपलोड कितना करना पड़ेगा? टोटल 10 डिवाइडेड बाय 1.1 तो कितना आ रहा है? 9.09. तो जब तक 9.09 अपलोड नहीं हो जाता तब तक आप पूरा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते. सो वैसे भी आप कर लोगे तो सेम है गाइस, इट्स फुल मैथमेटिक्स. हेंस बैलेंस आईटीसी ऑफ 3.4 कैन बी अवेल्ड बाय मिस्टर अजय Vijay if suppliers upload details of some of the invoices for the month of October involving ITC of 3.091 out of the outstanding invoices of 4 lakhs, details of which have not been uploaded by the supplier, that is 6 lakhs plus 3 lakhs equal to 9.091 lakhs. ठीक है? ओके सर.
Suppose suppliers of Mr. Vijay upload 15 invoices involving ITC of 3.091 in the month of December. In such a scenario, ITC can be claimed by Mr. Vijay for the month of December. Like मैंने जो समझाया आपको, 100% of 3.091 plus 10% of 3.091 gives me 3.4 lakhs. Therefore, Vijay will be able to claim balance of 3.4 lakhs only in the month of December. जब वो अपलोड करेगा तब वो क्लेम कर सकता है. अब चलिए ऐसा ही कुछ और इलस्ट्रेशन किया जाए. बहुत इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, कुछ हटके. मिस्टर अजय और रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 इनवॉइसेस मिला उसे, जिसमें जीएसटी कंपोनेंट कितना था, 10 लाख था. जीएसटी कंपोनेंट कितना था, 10 लाख था. 100 में से 85 इनवॉइसेस, जिसमें 9.5 लाख ऑलरेडी क्या हो गया है, 9.5 लाख ऑलरेडी क्या हो गया है, अपलोड हो चुका है. 9.5 लाख ऑलरेडी क्या हो गया है, अपलोड हो चुका है in the respective GSTR1 filed on the prescribed due date. 9.5 lakh ऑलरेडी क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है. ठीक है, compute the ITC that can be claimed by Mr. Vijay for October assuming that the GST of 10 lakh is eligible for ITC. मतलब सर 15 अभी भी अपलोड नहीं हुआ है और 50,000 अभी भी आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे. अब देखते हैं इसका क्या करना. आप मुझे बताइए सर, 9.5 लाख का तो पूरा क्रेडिट ले सकते हैं, पूरा 100% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस गवर्नमेंट ने क्या बोला मुझे बताइए, 10% ऑफ क्या, 9.5. तो 10% ऑफ 9.5 मुझे क्या दे दिया, 0.95. 10% ऑफ 95 इज 0.95. तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितना आईटीसी के लिए एलिजिबल थे उससे ज्यादा ले रहे हो? अरे कैसा हो सकता है, 9.5 का अगर मैं 10% करूं तो मुझे आता है 0.95 प्लस 9.5, मेरे को क्या मिल रहा है, 10.45. अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. द मैक्सिमम amount of ITC that can be eligible is the original ITC involved. तो this 10.45 has to be restricted to 10 lakhs. ये आपको क्या करना पड़ेगा, 10 lakhs में restrict करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप claim नहीं कर पाएंगे. तो out of 100, 85 invoices involving GST of 9.5 lakhs have been uploaded by suppliers in their respective GSTR1. Compute the ITC आपको पूछा तो देख लो, 9.5 लाख का 9.5 लाख क्लेम कर लिया, 50,000 का 50 ही क्लेम करेंगे सर. अब आप सोचेंगे 10% इसका क्लेम करेंगे, नो बॉस, इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड. उससे ज्यादा आप थोड़ी ना 10 लाख का आईटीसी क्लेम कर पाएंगे. अब देखो नोट 2 क्या है. नोट 1 तो पता ही है 100% मिल जाएगा. नोट 2 क्या देखिए, restricted to 10% of eligible ITC. However, since in this case 10% of eligible ITC uploaded in GSTR1 is 0.95, which exceeds the actual ITC, that is 0.5 लाख. एक्चुअल में 0.95 लाख है, लेकिन एक्चुअल आईटीसी इन्वॉल्व कितना है, 50,000. तो ये उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता. सो आईटीसी अवेल शुड बी लिमिटेड टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज 10 lakhs. So this is how you will understand the concept of Rule 36 Sub Rule 4. मैंने पूरा रिपीट किया है, 10% ही हुआ है जो पहले 20% था. अब आते हैं गाइस रूल नंबर 43. रूल 43 में चेंज क्या है मैं आपको समझा देता हूं. इनफैक्ट 2-3 चीज चेंज हुआ है तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं. व्हाट इज रूल 43? इफ यू नो सेक्शन 17 1 and 2 provides that input tax credit, which is commonly used for both exempt and taxable supply, has to be restricted to those part which is attributable to business purpose and taxable supply, and the method of apportionment will be done as per rule 42 and rule 43. रूल 42 बात करता है इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस के बारे में, एंड रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स के बारे में. रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स के बारे में. सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, ये अपने को चेक करना है बिकॉज रूल 43 में चेंजेस आए हैं. तो रूल 43 में क्या चेंजेस आए हैं वो मैं पूरा रूल 43 आपको पढ़ा देता हूं, उसमें चेंजेस भी इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर आपको याद है, हमें सबसे पहले कॉमन क्रेडिट निकालना है. अगर आपको याद है टी में से हम 3 बाइफर्केशन करते थे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए. स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए. तो स्मॉल ए वो पार्ट होता था, स्मॉल ए वो पार्ट होता था जो क्रेडिट आप उस गुड्स के लिए यूज कर रहे हो विच इज एक्सक्लूसिवली, जो इनपुट टैक्स आप उस गुड्स के लिए यूज कर रहे हो या जो कैपिटल गुड्स आप उस गुड्स के लिए यूज कर रहे हो जो पूरा का पूरा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, और इट इज फॉर मेकिंग एग्जेम सप्लाईज, या तो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस है या तो एक्सक्लूसिवली क्या है, एग्जेम सप्लाईज. उसके लिए अगर मैं कोई कैपिटल गुड यूज कर रहा हूं उसका जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं मिलेगा.
दैट इज बेसिकली एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है ये पूरा। तो क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलना, मतलब यू विल नॉट बी अलाउड टू गेट एनी आईटीसी फॉर दोस कैपिटल गुड्स विच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई। बात क्लियर है? ये क्रेडिट मिलेगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट स्मॉल भी आता है विच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, which is exclusively used for taxable supply. So input tax credit on capital goods used or intended to be used exclusively for making taxable supply including zero rated supply, और आपने उसको अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दिया तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, लेजर का क्रेडिट मिल जाएगा। आई मीन यू विल बी टेकिंग दिस क्रेडिट, अब आता है कैपिटल ए। व्हाट इज दिस कैपिटल ए? सर कैपिटल ए एग्जैक्टली वो क्रेडिट है जो ना तो ए में फॉल कर रहा है ना तो बी में फॉल कर रहा है, मतलब वो मिक्स यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं। मिक्स पर्पस मतलब हो गया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस, यानी कॉमनली यूज्ड। क्या बोला मैंने? कॉमनली यूज्ड। आप उसको कॉमनली यूज कर रहे हैं फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई। सो इफ यू आर यूजिंग दैट एज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज फॉर एग्जाम सप्लाई यू हैव टू अकॉर्डिंगली अपोर्शन द क्रेडिट। अब वो आप कैसे करोगे? देखिए अब इसमें एक बात है, ये जो ए है ना अल्टीमेटली यही क्या हो रहा है, ये आप क्रेडिट लोगे, ध्यान रखना ये आप क्रेडिट लोगे। यू विल टेक द क्रेडिट बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, वो बाद में अपने करेंगे, पहले आप इसको ले लोगे। आप क्या बोलो? आप इसका क्रेडिट ले लोगे, जो भी ए में नहीं जा रहा है, जो भी बी में नहीं जा रहा है, वो कैपिटल ए में जा रहा है, उसका क्रेडिट आप ले लोगे बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड। इट इज कॉमनली यूज्ड, एग्जाम्प्ट के लिए भी होता है, टैक्सेबल के लिए होता है। अब इसी में से क्या होगा पता है? you have to compute the reversal which is TE, वो अपने आगे बढ़ेंगे। यही आपको रिवर्सल एवरी मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, यानी टू द कॉमन में से एग्जाम पार्ट अगर अपने निकालेंगे तो वो हमें क्या निकल जाएगा? TE, और वही हमें चाहिए, और दैट इज ओनली द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इन योर रिटर्न अंडर रूल 43। तो देखिए अब इसके बीच में एक और स्टेप आता है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, आई मीन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए मिल गया सर। अब हो तो सकता है ना कि ड्यूरिंग द मंथ, ये भी तो हो सकता है ना कि ड्यूरिंग द मंथ स्मॉल ए से कैपिटल ए में कुछ शिफ्ट हो गया। some goods which were exclusively used for exempt supply now it is commonly used for both taxable and exempt supply। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्मॉल ए से कैपिटल ए में शिफ्ट हो गया, मतलब change in usage from exempt to common। कोई प्रोडक्ट आप एक्सक्लूसिवली exempt के लिए यूज कर रहे थे, अब आप उसे कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, यानी कॉमन मतलब टैक्सेबल भी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल ए से हटाकर, स्मॉल ए में तो आपने क्रेडिट नहीं लिया था, बट आप कैपिटल ए में क्या ले लोगे? उसका कैपिटल ए का बैलेंस बढ़ा दोगे। सो अकॉर्डिंगली यहां पे आपको क्या सोचना है? मेरा बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पार्ट आओ। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी अबव, मतलब जो ए और बी में नहीं है, दैट इज कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट सप्लाईज बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। तो ये आपका किस में चला जाएगा? कैपिटल ए में चला जाएगा, ये अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कॉमनली यूज होता है तो कैपिटल ए में चला जाएगा। अकॉर्डिंगली उसकी यूजफुल लाइफ जो होगी ना वो 5 साल तक बढ़ जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस डेट से 5 years तक उसकी यूजफुल लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। इनवॉइस डेट से 5 years तक उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगी। अब इसमें गाइज एक रिक्लासिफिकेशन वाला बात आता है। क्या आता है? रिक्लासिफिकेशन, ये अपने पढ़े थे। रिक्लासिफिकेशन वाला बात याद आता है कि सर अगर स्मॉल ए से कैपिटल ए में ट्रांसफर हो गया तो मतलब चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जाम सप्लाईज टू कॉमन यूज। आपने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, अब आप इसको कॉमन यूज के लिए स्विच करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या एडजस्टमेंट होगा? इसका एग्जांपल भी करेंगे हम लोग। आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स व्हिच इज डिनोटेड एज ए शैल बी क्रेडिटेड टू द लेजर। ये कैपिटल गुड्स जो यूज चेंज हो रही है इसके ऊपर जो क्रेडिट है वो आप लेजर में डालोगे, पहले कैपिटल ए में डाल दोगे, इट विल बी डिनोटेड एज ए और क्रेडिट ले लोगे।
क्योंकि कैपिटल ए का बैलेंस बढ़ रहा है, कैपिटल ए में आप उस क्रेडिट आप ले लोगे लेजर में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन है कि सर जो पीरियड तक ये ए में था, ए में था मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा 1 लाख का इनपुट था, मैंने क्रेडिट नहीं लिया था, अब कैपिटल ए में आते हैं, मेरे को बोल रहे 1 लाख का क्रेडिट ले लो, लेकिन जो पार्ट वो स्मॉल ए में था, जिस पीरियड तक वो स्मॉल ए में था, मतलब क्रेडिट फॉर द पीरियड वेयर द कैपिटल गुड्स वर यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई, दिस विल बी डिनोटेड एज TIE, दिस विल बी डिनोटेड एज TIE। ये आपको क्या करना पड़ेगा, STIE डिनोट करके जिस मंथ आप क्रेडिट ले रहे हो ना 1 लाख का, उसी मंथ आप रिवर्स करोगे उसको, मतलब उसी मंथ आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सर कैपिटल ए में आते क्रेडिट लेंगे, वैसे TI निकालेंगे, और TI को भी आप उस पीरियड के लिए लेंगे जिस पीरियड तक मैं वो एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा था, तो मेरे को एक्स्ट्रा वो TI निकालना पड़ेगा और मैं आउटपुट टैक्स में ऐड करूंगा जिस मंथ मैंने इसका क्रेडिट ऐड किया है ए में। तो चलिए यही पार्ट लिखा हुआ है, द इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू पीरियड ड्यूरिंग विच सच कैपिटल गुड्स वर कवर्ड बाय क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या है, एग्जाम सप्लाई वाला पीरियड, डिनोटेड एज TIE। इसको क्या बोला गया, TIE शैल बी कैलकुलेटेड एट 5% एवरी क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ। मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब आपको बेसिकली 20% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन बताया है, 5% पर क्वार्टर। क्या बोला मैंने, 5% पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में 5% का रेट लगेगा, तो एक क्वार्टर में 5% का रेट लगेगा, और आपको उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ऑफ द टैक्स पीरियड इन विच सच क्रेडिट इज क्लेम्ड। जिस मंथ आपने क्रेडिट क्लेम किया है उसी मंथ आप उसको TIE में क्या करोगे, इंक्लूड करके ऐड कर दोगे टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5% पर क्वार्टर का पार्ट देयर ऑफ इनटू ITC दैट विल बी योर, or into number of quarters, that will be your TIE which you will reverse in the month in which you have taken the credit। ठीक है सर। अब इसमें ये बात बोली गई है, ये पहले भी थी सर, अगर कोई कैपिटल गुड्स मैंने क्लॉज ए में डिक्लेयर कर दिया, मतलब अगर उसके ऊपर आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो, ठीक है, ऑन इट्स रिसीट इट शैल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ 18(4)। कुछ याद आ रहा है आपको, 18(4) स्पेशल केसेस ऑफ ITC में आपको पढ़ाया गया था, स्पेशल केसेस में आपको ITC में पढ़ाया गया था कि जब आप स्पेशल केसेस में, अगर आपको याद है, स्विच ओवर करते हो, आई रिपीट, जब आप स्विच ओवर करते हो, कहां से कहा, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन, या फिर यू वर इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस, नाउ यू आर गोइंग इनटू एग्जाम पेइंग स्टेटस। So in that case, whatever capital goods you have to reverse based on pro rata basis। उसका क्रेडिट आप प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्स करते हो। लेकिन सर यहां पर अगर मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या हो रहा था, एग्जाम सप्लाई से कॉमनली यूज में आ रहा है, एग्जाम सप्लाई से कॉमनली यूज में आ रहा है, तो इन दिस केस सेक्शन 18(4) इसमें नहीं लगने वाला है। इफ इट इज सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज, अगर वो कैपिटल ए में आ गया है ना, तो सेक्शन 18 को भूल जाना, सेक्शन 18 इसमें मत लेकर आना। अब ऐसा मत सोचना कि यार एग्जाम से तो कॉमनली आ रहा है, बट कॉमनली आ रहा है ना, तो कॉमनली में भी वो पार्ट जो एग्जाम वाला पार्ट है उसको रिवर्स करेंगे, बिल्कुल नहीं। एग्जाम से कॉमन आ रहा है तो आपको रूल 43 के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज माई वन केस कि आपको TI निकालना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज TC। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो हम लोग ने क्या किया पहले सर हम लोग ने पहले स्मॉल ए निकाल लिया, स्मॉल बी निकाल लिया, बैलेंस कैपिटल ए में डाल दिया, फिर रिक्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। पहला चेंज है एक्सक्लूसिव से कॉमन, पहला केस है एक्सक्लूसिव एग्जाम से कॉमन, स्मॉल ए टू कैपिटल ए, स्मॉल ए टू कैपिटल ए। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, जितने भी अमाउंट है ए के जो लेजर में क्रेडिट हुआ है अंडर क्लॉज C, समझ गए, अंडर क्लॉज C मतलब ऊपर वाला केस में जितना भी अमाउंट है ए का, ए तो एक कैपिटल गुड है ना, वैसे आपको बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, एग्रीगेट ए निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, एग्रीगेट ए निकालना, ए प्लस ए मतलब ए तो एक कैप गुड्स का, वैसे हर कैपिटल गुड्स का आपको कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जैसे मान लो अप्रैल 2020 के बारे में बात हो रहा है, तो अप्रैल 2020 में जो कैपिटल गुड यूज हो रहा है, सब इस TC में आएगा। और TC क्या है, सिग्मा ए,
टीसी क्या है? सिग्मा है। सिग्मा है मतलब उस अप्रैल मंथ में जितने भी कैपिटल गुड्स थे उन सब का ए प्लस ए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट ए जो निकलेगा वही मेरा क्या होगा? टीसी होगा। वही मेरा क्या होगा? टीसी होगा। क्या बोला मैंने? टीसी। It is to be denoted as TC. It shall be the common credit in respect of such capital goods. ये क्या होगा? common credit होगा in respect of such capital goods. इसमें already एक reclassification किया हुआ है। अब और एक reclassification आप इसी clause में करोगे उल्टा। यहाँ पे small b से capital A में जाएगा, मतलब change from exclusive use for taxable including zero rated supply टू कॉमन यूज। आप कॉमन यूज में लेकर जा रहे हो। कहां से लेकर जा रहे हो? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाले सप्लाईज को आप कॉमन यूज के लिए कर रहे हो। अकॉर्डिंगली यू विल बी अगेन सब्जेक्टेड टू रिक्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा? सिंपल है, जो भी आईटीसी आपने क्लेम किया इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स ये आपको ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? टीसी में ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? टीसी में आप ऐड कर दीजिए। टीसी में आप इसको ऐड कर दीजिए। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? दिस यू विल बी गेटिंग योर ए, मतलब फाइनली इससे हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए। सो टीसी इज इक्वल टू सिग्मा ए। आई रिपीट, टीसी इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप 2। अब क्या करना है आपको सर? बहुत ध्यान से। एज यू नो दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स विल बी 60 मंथ्स। क्या बोला मैंने? 60 मंथ्स मतलब 5 साल। 60 मंथ्स मतलब 5 साल। तो आपको कॉमन क्रेडिट निकालना है ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ फॉर अ टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड के लिए आपको कॉमन क्रेडिट निकालना है। तो कॉमन क्रेडिट हमेशा हम प्रोपोर्शनेटली मंथली निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉमन क्रेडिट जब हम एक टैक्स पीरियड के निकालते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं? टीएम। तो टीएम जो होगा वो एक महीना का क्रेडिट होगा। जैसे टीसी निकल गया, टीसी क्या है? कॉमन क्रेडिट। टीसी क्या है? कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 विल गिव मी 1 मंथ्स क्रेडिट, विल गिव मी 1 मंथ्स कॉमन क्रेडिट। तो ये जो 1 मंथ्स क्रेडिट है, अब इसमें अगेन ये बोल दिया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड शैल बी कंसिडर्ड एज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड द सेड फॉर्मूला शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। यही फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? यूजफुल लाइफ में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो टीएम निकल गया, टीसी डिवाइडेड बाई 60। अकॉर्डिंगली व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू अपोर्शन दिस टीएम। ठीक है, देखिए लॉ में एक मिस्टेक है, आज भी लॉ में एक मिस्टेक है, एक लॉ में एरर है। ये जो टीएम लिखा हुआ है ना, इसको इन्होंने क्या लिख के रखा है पता है? इसको इन्होंने टीआर लिख के रखा है, विच इज डिलीटेड। विच इज व्हाट? डिलीटेड। ये अभी नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर दिया लो लॉ में जो मिस्टेक है, और इंस्टीट्यूट ने भी इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया। अ पोर्शन कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज। अ पोर्शन कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज। तो यहां पर जो टीएम है वो पर मंथ कॉमन क्रेडिट है। तो पर मंथ कॉमन क्रेडिट को आपको अपोर्शन करना पड़ेगा ना, कितना मेरा एग्जेम्प्ट के लिए जाएगा, कितना मेरा टैक्सेबल के लिए जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब आप अब उसमें से वो पार्ट निकाल दो, क्योंकि आपको टीएम मिल चुका है। अब आप टीएम में ई बाई एफ मतलब एग्जेम टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, एग्जेम टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग टीई, और इसी को आप रिवर्स कर दो एवरी मंथ। इसी को आप रिवर्स कर दो एवरी मंथ। अब ये एवरी मंथ कैसे होगा मैं बताऊं? हर मंथ ए निकलेगा, हर मंथ टीएम निकलेगा, हर मंथ ई अलग होगा, हर मंथ एफ अलग होगा, हर मंथ रिवर्सल भी अलग होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इसकी सिचुएशन हर मंथ अलग अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो रूल 43 की कैलकुलेशन आपको हर मंथ क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग करनी पड़ेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और लास्ट में जाके आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे इनएलिजिबल क्रेडिट, जो टीई है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स कंसर्न्ड। ठीक है, तो याद रखना इसमें टीआईई एक नया ऐड हो गया है, एक टीआई एक नया ऐड हो गया है जो 5% पर क्वार्टर के साथ आपको ऐड करना पड़ता है उसी मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, जिस पीरियड के लिए आपने एग्जाम सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स यूज किया था। चलिए वही मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं। इलस्ट्रेशन 1 इज एक्सक्लूसिवली एग्जाम टू कॉमन यूज, मतलब स्मॉल ए से जब कैपिटल ए में जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए लिमिटेड यूज्ड अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 for effecting exclusively exempt supplies.
However, with effect from 1st April 2020, the said machinery started to affect taxable as well as exempt. मतलब कॉमन पर्पस 1st अप्रैल 20 से आया, उसके पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम मतलब स्मॉल ए में कब था, जनवरी 18 में था। मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख थी, उस पर जीएसटी इन्वॉल्व कितना है 36,000, उसमें जीएसटी इन्वॉल्व कितना है 36,000। तो आपको इसका सोल्यूशन करना है। कैसे आईटीसी अपोर्शन करेंगे, सबसे पहले मुझे बताइए स्टार्टिंग में क्या कोई क्रेडिट मिला होगा? नहीं सर, ये स्मॉल ए में चला गया होगा। नथिंग वुड हैव बीन क्रेडिटेड टू ई क्रेडिट लेजर इन जनवरी 18। जनवरी 18 में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू द क्रेडिट लेजर कितना? 18% ऑफ 2 लाख विच इज 36,000 एज इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस। जो भी इनवॉइस है आपका उसमें 36,000 दिख रहा है, आप उसी को क्या लोगे? कैपिटल ए में डाल दोगे। याद है हम लोग ने पढ़ा था कि अगर चेंज हो रहा है तो जो आईटीसी है आप अकॉर्डिंगली ए क्लेम कर लो। कब? अप्रैल 20 में क्रेडिट क्लेम कर लिया जाएगा। कॉमन यूज के लिए है, पूरा का पूरा 36,000 क्लेम कर लीजिए। लेकिन भूलिएगा मत, ये 1 जनवरी 18 से लेके 1 जनवरी 18 से लेके जो 31 मार्च 20 है, 31 मार्च 20 कैसे? अप्रैल के एक दिन पहले, 1 अप्रैल के एक दिन पहले 1 जनवरी 18 से 31 मार्च 20 के बीच में कितने क्वार्टर्स आ गए? सर 18 का तो पूरा साल, 19 का पूरा साल और कैलेंडर ईयर 20 का एक क्वार्टर। तो रफली 4 क्वार्टर प्लस 4 क्वार्टर प्लस 1 क्वार्टर, आई रिपीट 4 क्वार्टर प्लस 4 क्वार्टर प्लस 1 क्वार्टर गिव्स यू 9 क्वार्टर्स, गिव्स यू 9 क्वार्टर्स। तो 9 क्वार्टर जो होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। 9 क्वार्टर के लिए हम लोग को आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, यानी हमें टीआईई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टीआईई निकालना पड़ेगा। तो देखो टीआई हम कैसे निकाल ले? 9% है पर 9% सॉरी 9 क्वार्टर्स है, हम सॉरी 9 क्वार्टर्स है, हाँ। तो 9 क्वार्टर्स है तो 5% पर क्वार्टर मतलब कितना? 45%। तो 45% ऑफ टोटल आईटीसी दैट इज 36,000 दैट इज 16,200 आपको उस पीरियड के लिए दैट इज 1 जनवरी 18 टू 31 मार्च 20 would be termed as TIE and it would be added in the output tax liability in the tax period in which 36,000 is created। मतलब जिस मंथ आपका 36,000 क्रेडिट हो गया उस मंथ आपका TIE को भी आपको निकाल के उसमें से क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ 36,000 divided by 60 that is 600 would be treated as TM for the purpose of reversal in proportion of the exempt supplies। ठीक है, यानी अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस केस में आपका टोटल आईटीसी इतना है। टोटल आईटीसी आप कितना किए हो? आप 36,000 जो है, 36,000 जो कैपिटल ए में है ये आप डिवाइड बाय 60, मतलब आपका जो रिवर्सल है वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट पे हो रहा है जो रिवर्सल होगा, क्योंकि यही क्या होगा 36,000 डिवाइड बाय 60 जो है ये क्या होगा 600, और इस 600 को आप टीएम मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल। मतलब इसी को आप टी करोगे, टीएम इंटू ई बाई एफ। कुछ याद आ रहा है? अभी अभी हम पढ़ के गए थे। तो यही आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। यही आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल से जब कॉमन यूज के लिए गया, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल से जब कॉमन यूज के लिए गया तो देखिए बड़ी सिंपल है, सेम चीज है। यहां पे स्मॉल बी से कहा जा रहा है कैपिटल ए में जा रहा है। तो एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो इसमें जीएसटी कितना है? 18,000। इसमें जीएसटी कितना है? 18,000 on 1st January 18 and the same was put to use for effecting exclusively taxable supplies with effect from 1st April 2020 the said machine was put to use for taxable as well as exempt supplies। आपको A, TC, TM सब निकालना है। टर्नओवर आपको दे दिया है, टैक्सेबल कितना है, exempt कितना और टोटल कितना है। ठीक है, तो देखिए सेम चीज है। पहले तो आप क्रेडिट ले लिए होंगे, कितना? 18,000 क्रेडिट ले लिए थे ना। आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए कर रहे थे तो आप 18,000 क्रेडिट ले लिए थे। अब आपको रिवर्सल निकालना है, तो रिवर्सल के लिए आपका वैल्यू ऑफ ए कितना होगा? तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए है 18,000, राइट। तो अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज ए विच वुड बी लायबल टू बी रिवर्स्ड इज 18,000, क्योंकि उसी को आपको आईटीसी मानना है। इस पे -5% मत करना, ये चेंज है, इसमें -5% नहीं होगा। 18,000 आप पूरा लोगे और यही टीसी है, यही क्या है? टीसी यही ए है, इसमें -5% अलाउ नहीं किया है। और फिर क्या करना है आपको? इसी 18,000 को क्या करना है? एपोर्शन करना है डिवाइड बाई 60। डिवाइड बाई 60, देखिए इसमें 5% पहले माइनस करने देते थे, अब इसमें नहीं किया। तो 18,000 आपका जो टीसी है इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो 18,000 को ही हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60 करेंगे। यही 300, दिस फॉर्मूला विल बी डन वैलिड टिल इट्स यूजफुल लाइफ इज पेंडिंग दैट इज 5 years। यही 300 का मेरा क्या है? पर मंथ क्रेडिट है।
अब उसी को मैं क्या करूंगा, एग्जेम टर्नओवर, यानी एग्जेम टर्नओवर कितना है 25 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कितना है 75 लाख, सो 1/3 हो गया, 25/75 गिव्स यू 1/3। तो 600 का, सॉरी 300 का जो 60 से डिवाइड करके आया उसका 1/3 हम करेंगे 100 आपका क्या हो जाएगा, वो पार्ट जो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो पार्ट जो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? यस, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। तो इससे क्या हुआ पता है, नेट इंपैक्ट क्या हुआ, रूल 43 में चेंज के कारण आपका क्रेडिट जो होगा वो थोड़ा ज्यादा रिवर्स होगा, वो थोड़ा ज्यादा रिवर्स होगा। ठीक है, तो बस एक तो मैंने पूरा रूल 43 आपको समझा दिया है। यही दो पार्ट में चेंज आया है जो मैंने आपको बताया, एक टीआई ऐड हो गया है और यहाँ से -5% पर क्वार्टर को हटा दिया है और पूरा अमाउंट उनको लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ अपॉर्चुनिमेंट क्रेडिट्स। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन 18 के ऊपर एक अमेंडमेंट है। सेक्शन 18 अमेंडमेंट तो क्या, एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। एज यू ऑल नो दैट सर, जब कोई बिजनेस का सेल होता है, ट्रांसफर होता है, एमैलगमेशन होता है या कोई बिजनेस का डीमर्जर होता है, ठीक है, सो the transferer has to transfer some ITC to the transferee, right? Transferer has to transfer the ITC to transferee, okay? एंड इस केस में क्लैरिफिकेशन आया है, कि वो ITC की जो अपॉर्चनमेंट है वो कैसे होगी। बहुत डिटेल्ड सर्कुलर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट? क्लैरिफिकेशन जो आया है ITC के अपॉर्चनमेंट के लिए, ये इन्होंने रूल 41 के रिस्पेक्ट में लाया। रूल 41 बेसिकली मेंशंस द प्रोसीजर्स कि आपका कैसे 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 आपको ट्रांसफर करने पड़ेगा ITC, उसकी क्या कंडीशंस होगी, ये सब बताया गया है। तो इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, मैंने रेलिवेंट प्रोविजन लिख के रखा है, या पढ़ लेना एग्जाम के लिए। Section 18(3) provides that where there is a change in constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer with the specific provision for transfer of liability, such registered person shall be allowed to transfer the ITC which remains unutilized, जो उसके बुक्स में unutilized हो गया in his ledger, तो वो सच सोल्ड, मर्ज, डीमर्ज, अमेलगमेटेड, लीज्ड और ट्रांसफर्ड बिजनेस को वो क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता है जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है इन द मैनर अंडर रूल 41। ये ऑलरेडी प्रोविजन कहता है, ठीक है। रूल 41 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन से हम देखेंगे। रूल 41 बोलता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को डिटेल्स देना पड़ेगा सेल, मर्जर, अमेलगमेशन का, लीज या ट्रांसफर का, कौन से फॉर्म में, ITC 02 के फॉर्म में, ठीक है, विद अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इन हिज क्रेडिट लेजर टू द ट्रांसफरी। उसको ITC ट्रांसफर करने के लिए ITC 2 भरना पड़ेगा। लेकिन जब डीमर्जर होगा गाइस, क्या होता है, सेल ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में तो पूरा का पूरा बिजनेस जा रहा है, तो पूरा का पूरा ITC चला जाएगा। लेकिन जब डीमर्जर होता है तो पार्ट जाता है, पार्ट नहीं जाता है। यानी अगर डीमर्जर हो रहा है तो 1000 का कुछ पोर्शन जाएगा, सारा नहीं जाएगा। तो कैसे वो आप एलोकेट करोगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड में क्लैरिफिकेशन नहीं था, जो अब आ गया है फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर दिसंबर 20 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। इन केस ऑफ डीमर्जर ITC अपोर्शन होगा, ये बात लिखा गया था कि एसेट के रेशियो में, क्या बोला मैंने, एसेट के रेशियो में होगा। जितना एसेट ट्रांसफर करेंगे आप, जितना एसेट ट्रांसफर करेंगे उसके प्रपोर्शन में जो डीमर्जर स्कीम में स्पेसिफाइड होगा। आई रिपीट, जो एसेट आप ट्रांसफर करोगे, जो एसेट रेशियो, मतलब मान लो डीमर्ज्ड कंपनी ने रिजल्टेंट कंपनी को 60% बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, 60% ऑफ हाइव ऑफ हो गए, तो जितना एसेट ट्रांसफर हुआ, टोटल एसेट ट्रांसफर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, ये जो परसेंटेज होगा उसी के बेसिस पे आपको ITC अपोर्शन करना पड़ेगा। फर्दर द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की जो वैल्यू होगी, इसकी मतलब क्या होगी, मतलब सर ITC अपोर्शन आप किस बेसिस पे करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द ऑफ द न्यू यूनिट्स, मतलब जो नई यूनिट की वैल्यू है, मतलब जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स मींस द वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट ITC हैज बीन अवेल्ड। मतलब सर एसेट में जब हम लोग आते हैं, जो एसेट ट्रांसफर होता है उसमें डेटर्स, कैश, बैंक, पूरा एसेट आ जाता है। उसमें जरूरी नहीं है कि जो एसेट पे ITC मिला है वही एसेट को आपको वैल्यू में लेना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं पूरा एसेट जो ट्रांसफर कर रहा हूं उसको मैं पूरा वैल्यू पे वो सारे एसेट्स को इंक्लूड करूंगा जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट, इवन इफ इट इज अ क्रेडिटेबल एसेट और नॉन क्रेडिटेबल एसेट, चाहे उसमें ITC लिया हो चाहे नहीं लिया हो। इतना ही खाली रूल 41 में मेंशन था।
अब आप डीमर्जर स्कीम में असेट का रेशियो देखोगे, ये चीज यहां पर लिख दिया कि डीमर्जर स्कीम में जो असेट का रेशियो है वो आपको चेक करना है। अब गाइस इसमें एक बहुत प्रॉब्लम्स था, क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी। अब वो क्या क्या क्लैरिफिकेशन हम एक एक करके आएंगे, एक एक करके टच अपॉन करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एक तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि सर टैक्स वाइज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हर टैक्स का ट्रांसफर होगा, तो क्या हम इंडिविजुअल टैक्स वाइज कैलकुलेशन करेंगे कि हम एग्रीगेट ट्रांसफर करेंगे? कैसे ट्रांसफर करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। असेट की जो ट्रांसफर्ड है, असेट जो ट्रांसफर होगा, ये जो रेशियो है ये किस डेट का रेशियो देखेंगे हम? ये किस डेट का रेशियो आप देखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आप जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हो ये किस डेट का आपको चेक करना है, राइट? प्लस आप जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफर करोगे ये भी किस डेट तक का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आपको ट्रांसफर देखना है। सो यू हैव टू चेक रिस्पेक्टिव प्रोविजंस। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया? क्लैरिफिकेशन दिए। चलिए आइए सबसे पहला क्लैरिफिकेशन देखते हैं। इशू नंबर 1, whether the value of the asset of the new unit is to be considered at state level or at all India level. very very important। अगर डीमर्जर हो रहा है तो डीमर्जर में क्या हम ऑल इंडिया लेवल का एसेट्स देखेंगे जो ट्रांसफर हो रहा है, कि हम स्टेट वाइज देखेंगे? मतलब अगर मान लो मैंने एक कंपनी को डीमर्ज किया है और वो जो रिजल्टेंट कंपनी है उसका 4 स्टेट्स में बिजनेस है, तो क्या हम वो 4 स्टेट में अलग अलग देखेंगे कि हम ऑल इंडिया बेसिस पे देखेंगे? सो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा आपको उदाहरण दिया है कि जो असेट की वैल्यू है वो आपको स्टेट लेवल पे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? स्टेट लेवल पे देखना पड़ेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी स्टेट वाइज। तो a person, a company having same PAN is required to obtain registration in different states and each registration is considered as a distinct person। अगर एक पर्सन है उसका मल्टीपल प्लेसेस में रजिस्ट्रेशन है तो वो हर स्टेट में अपना अपना रजिस्टर्ड लेकर रखा है, बट एक ही पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी पर्सन टू अ डीमर्जर, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स टू बी टेकन एट स्टेट लेवल एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल। मतलब आप बात को समझना गाइस, प्लीज बात को समझना कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स आप न्यू यूनिट्स का लेंगे, जो वैल्यू ऑफ यूनिट्स, क्योंकि देखिए जो रेशियो होगा वो न्यू यूनिट्स के जो एसेट्स की वैल्यू है, मतलब आप समझ रहे हो, वो न्यू यूनिट्स जो जिस स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस स्टेट का टर्नओवर, इंडिया वाइड का टर्नओवर नहीं, उस स्टेट का जो टर्नओवर है वही आपको चेक करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट इज टू बी टेकन एट द स्टेट लेवल एट लेवल ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट ऑल इंडिया लेवल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन लिया, प्लीज आप ध्यान से देखो। इनफैक्ट यही एग्जांपल है जो गवर्नमेंट ने अपनी सर्कुलर में भी डाल के रखा है। A company XYZ is registered in 2 states, MP में भी है और यूपी में भी है, 2 स्टेट में रजिस्टर्ड है और उस कंपनी का नाम क्या है? XYZ। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसकी टोटल वैल्यू एसेट्स की है 100 करोड़। कंपनी का वैल्यू टर्नओवर क्या है? 100 करोड़। और एमपी में जो एसेट्स है वो है 60 करोड़ और यूपी का एसेट्स है 40 करोड़। तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स का भी आपको टर्नओवर दे दिया है। अब बोल रहा है कि इट डीमर्जेस अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस टू कंपनी एबीसी। बोल रहा है कि XYZ क्या कर रहा है? एबीसी को डीमर्ज कर रहा है कुछ बिजनेस। एज पार्ट ऑफ सच डीमर्जर, assets of XYZ अमाउंटिंग टू 30 करोड़ आर ट्रांसफर टू कंपनी एबीसी इन एमपी। यानी एमपी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना ट्रांसफर हो रहा है? 30 करोड़ का एसेट ट्रांसफर हो रहा है एबीसी के पास। मतलब सर डीमर्जर हो रहा है एमपी का भी, एमपी का बिजनेस का भी और यूपी का बिजनेस का भी। तो एमपी वाला बिजनेस कुछ पोर्शन एबीसी को ट्रांसफर कर रहा है। इनफैक्ट यूपी वाला बिजनेस, व्हाइल एसेट्स अमाउंटिंग टू 10 करोड़ ओनली आर ट्रांसफर टू एबीसी इन यूपी। मतलब एबीसी को कितना मिला? 40। 3 + 10 दैट इज 40। तो 100 था XYZ के पास, एबीसी को कितना दे दिया? 40। तो क्या आप बोलोगे कि 40% दे दिया है? क्या बोलोगे कि XYZ ने अपना टोटल का 40% दे दिया? सर अगर ऐसा होता तो XYZ ऑल इंडिया लेवल पे 40% दे रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे XYZ का 100 में से 40 ट्रांसफर हुआ है। टोटलिटी पे अगर आप चेक करोगे तो 100 में से 40 ट्रांसफर हुआ है तो 40% ट्रांसफर हुआ है। तो क्या आप अपोर्शन भी 40% के हिसाब से करोगे? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने इसमें क्लैरिफाई किया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि जितना एमपी का असेट्स एमपी में गया है, यानी
30/60, कितना बोला मैंने? 30/60। तो 30/60 जो है, 30/60 जो है दैट इज 0.5। 30/60 जो है दैट इज 0.5। ध्यान से देखिएगा, 30/60 जो है दैट इज 0.5। ये रेशियो होगा जब एमपी से डीमर्जर हुआ है एमपी में, मतलब आपको स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा? स्टेट वाइज देखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यूपी का जो रेशियो है, यूपी का, यूपी में आपने कितना ट्रांसफर किया? 10 था, कितना? 40। तो यूपी में जो रेशियो होगा दैट इज 10/40 विच इज 0.25, विच इज 0.25। तो 0.25 विल बी द एसेट रेशियो फॉर यूपी अंडरटेकिंग। तो यही देखिए, यही पे लिखा हुआ है, सब चीज यह लिखा हुआ है सोल्यूशन में, दैट द आईटीसी शैल बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ न्यू यूनिट्स। इट इज टू बी टेकन एट स्टेट लेवल एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल। आपको 10% अलग से कैलकुलेट करना पड़ा, राइट, सॉरी 0.25 यानी 25% अलग से कैलकुलेट करना पड़ा और 50% आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ा, दैट वाज स्टेट वाइज। द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन एमपी shall be transferred to ABC on the basis of ratio in MP, that is 30/60, and not on the basis of all India ratio. All India ratio नहीं लेंगे हमने। और unutilized ITC in UP will be transferred to ABC in the ratio value of assets in UP, that is 10/40, which is 0.25. So ये रहा हमारा पहला इशू का क्लैरिफिकेशन, ऑल इंडिया लेवल नहीं, स्टेट वाइज। नेक्स्ट ये पूछा है, क्या ट्रांसफरर को फॉर्म आईटीसी सारे स्टेट्स में फाइल करना पड़ेगा जहां वो रजिस्टर्ड है? सर मान लीजिए वो कुछ पार्ट ही डीमर्ज किया है, सारे बिजनेस को तो डीमर्ज नहीं किया ना, वो कुछ पार्ट ही डीमर्ज किया है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे डीमर्जर का इंपैक्ट नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, सारे स्टेट्स में जहां वो रजिस्टर्ड है उसको आईटीसी 02 फाइल नहीं करना है। लेकिन जहां पे बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी रजिस्टर्ड है वहां पे आईटीसी 2 फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली transferor is required to form ITC2 only in those states where both transferor and transferee are registered। जहां दोनों transferor and transferee registered है वहीं पे transferor को क्या करना पड़ेगा? ITC02 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है कि क्या सारे तरह के बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को हम रूल 41(1) में ला सकते हैं? क्योंकि स्पेसिफिकली रूल 41(1) डज नॉट कवर ऑल काइंड्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इट कवर सेल, ट्रांसफर, डीमर्जर, अमेलगमेशन, ये सभी कवर कर रहे हैं। तो यहां पर बोला गया क्या वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां जहां बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस एसेट्स, अब जैसे स्लम सेल का बात बोला नहीं है, तो क्या स्लम सेल में भी वही रूल एप्लीकेबल होगा जो डीमर्जर में एप्लीकेबल है? तो जहां जहां पार्शियल ट्रांसफर हो रही है बिजनेस एसेट्स की अलोंग विथ लायबिलिटीज, वेदर द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर डीमर्जर शैल बी एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल आईटीसी। ये क्वेश्चन उठा था कि आईटीसी जो ट्रांसफर करेंगे क्या वो सारे तरह के रीऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां जहां स्पेसिफिक ट्रांसफर हो रही एसेट्स की वहां एप्लीकेबल होगी? सो गवर्नमेंट ने बोला यस, द फॉर्मूला फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन दैट रिजल्ट्स इन पार्शियल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स अलोंग विथ लायबिलिटीज। जहां पार्शियल ट्रांसफर हो रही है बिजनेस एसेट्स के अलोंग विथ लायबिलिटीज, सब जगह आपको अपॉर्शनमेंट के फॉर्मूला को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, whether the ratio of value of asset shall be applied in respect of each of the taxes। ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी अपने करेंगे। मतलब ये जो रेशियो हम बात किए हैं 30%, 60% जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है, क्या टैक्स वाइज हम निकालेंगे? सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का अलग, क्या हम ऐसे निकालेंगे? उसमें भी स्टेट वाइज, स्टेट का अलग अलग टैक्स का अलग अलग परसेंटेज। आप बात समझ रहे हो? अभी देखेंगे इसका इलस्ट्रेशन। सो वेदर द वैल्यू एसेट्स वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द टैक्स सेट्स, हर टैक्स सेट्स का उतना ही परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे जितना परसेंटेज वैल्यू ऑफ एसेट्स है। तो गवर्नमेंट बोलता है यार ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करो आप एग्रीगेट करो, मतलब टोटल टैक्स अगर 50 lakhs की है आईटीसी एक पर्टिकुलर स्टेट में और उसका 30% वैल्यू एसेट वैल्यू रेशियो है, तो आप इंश्योर करना कि 15 लाख ही ट्रांसफर हो रहा है, आप इंश्योर करना कि 15 लाख ही ट्रांसफर हो रहा है टोटल में। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो होगा वो उतना ही ट्रांसफर करना जितना उसके पास है।
सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी उतना ही ट्रांसफर करना जितना उसके पास है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बट टोटलिटी में यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज नॉट एक्सीडिंग द एसेट वैल्यू रेशियो। तो बात यही बोलिए कि नहीं, ईच ऑफ द टैक्स सेट्स में इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। नो, ईच ऑफ द टैक्स सेट्स में इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी अप्लाइड टू द टोटल आईटीसी, मतलब जो टोटल अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसी में एप्लीकेबल होगा। That is sum of CGST, SGST and IGST credit. The said formula need not be applied separately in respect of each heads. हर एक head के लिए वो applicable नहीं होगा, हर एक head के लिए वो applicable नहीं होगा. It will be for total. टोटल के लिए एप्लीकेबल होगा. फर्दर द सेड फॉर्मूला शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ सेस बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी. जो अपॉर्शनमेंट ऑफ सेस होगा वो भी इसी तरीके से होगा. चलो इलस्ट्रेशन देखा जाए, इलस्ट्रेशन देखा जाए. The ITC balance of transferor X in the state of Maharashtra under CSNI 5510, मतलब टोटल कितना हुआ 20. टोटल कितना हुआ 20. टोटल टैक्स मिला के हुआ 20, लेकिन इंडिविजुअल कितना है 5 5 10. डीमर्जर के स्कीम के परसुएंट में वो 60% एसेट ट्रांसफर कर रहा है बी को. तो क्या आप 60% ऑफ 5, 60% ऑफ 5, 60% ऑफ 10 ऐसे ट्रांसफर करेंगे? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी शैल बी 60% ऑफ 20. पूरा का पूरा 20 करेंगे, उसका 60% करेंगे, दैट इज 12 lakhs. दैट इज 12 lakhs, मतलब एग्रीगेट टोटल टैक्सेस का आप आईटीसी ट्रांसफर करते हो. अब इसमें बोल रहा है कि बताइए हाउ यू टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी अंडर ईच हेड टैक्स. अब वो आप कैसे डिराइव करोगे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो चीज बोला है हर एक टैक्स हेड में मैं कैसे डिराइव करूंगा? अब अल्टीमेटली बात को समझिएगा गाइस, ट्रांसफरी को तो टैक्स वाइज रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ट्रांसफरर तो क्या कर दिया, ट्रांसफरर तो ट्रांसफर कर दिया, बट ट्रांसफरी को तो टैक्स वाइज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि वो आगे यूटिलाइज कर सके उसको. तो टोटलिटी में ट्रांसफर जरूर कर रहे हैं. तो बात यही बोल कर आ रही है कि द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड. ये तो यार बोलने की दरकार नहीं थी ना. ऑब्वियसली अगर मेरे पास सीजीएसटी में 2 लाख है, एसजीएसटी के बाद 2 लाख है, आईजीएसटी के बाद 4 लाख है, तो मैं 2 लाख है तो 2 लाख ही ट्रांसफर कर पाऊंगा. ये 2 लाख है तो 2 लाख ही ट्रांसफर कर पाऊंगा. आईजीएसटी में 4 लाख है तो 4 लाख ही ट्रांसफर कर पाऊंगा. एसेट वैल्यू रेशियो टोटलिटी में देख चेक करेंगे, बट इंडिविजुअली जितना है उससे ज्यादा ट्रांसफर हम नहीं कर सकते टू दी ट्रांसफरी. तो पहला पॉइंट ये था दैट टोटल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट इज एक्चुअली हैविंग विद द ट्रांसफरर. हाउएवर द ट्रांसफरर के पास एक लिबर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफरर के पास लिबर्टी है कि वो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता है अंडर ईच टैक्स हेड. उसके पास लिबर्टी है विद इन दिस टोटल अमाउंट, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट द आईटीसी बैलेंस अवेलेबल विद द ट्रांसफर अंडर द कंसर्न टैक्स हेड. ठीक है, आइए एक इलस्ट्रेशन देखते, फटाफट समझ में आ जाएगा. देखो, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली में बिजनेस था, दिल्ली का 70% एसेट ट्रांसफर हो रहा है, हरियाणा का 40% एसेट ट्रांसफर हो रहा है. स्टेट लेवल, स्टेट वाइज देखते हैं. टैक्स है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. प्री अपॉर्शनमेंट आपको इनका बैलेंसेस दे दिया है. मतलब ट्रांसफर के पास क्या था, सीजीएसटी 10 लाख, एसजीएसटी 10 लाख, आईजीएसटी 30 लाख दिल्ली में, और टोटल में कितना था 50 लाख. रेशियो कितना है बताइए, 70. तो क्या आप इसका 70-70 कर रहे हो? नहीं सर, इसका 70-70 नहीं करेंगे, हम इस 50 लाख का 70 करेंगे टोटल. यही बोला गया था एग्रीगेट. सो अब इस 50 का 70 कितना हुआ 35. इस 50 का 70 कितना हुआ 35. अब ये जो है ये आपका लिबर्टी है, ये जो है ये आपका लिबर्टी है. आपको क्या करना आप करिए. तो गवर्नमेंट यहां पे क्या दिया, सीजीएसटी मैंने पूरा डाल दिया है. वो देखिए 10 लाख का 11 लाख ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं मैं. 10 लाख है तो 10 लाख ही ट्रांसफर कर सकता हूं. 10 लाख है एसजीएसटी में तो 10 लाख ही ट्रांसफर कर सकता हूं. बैलेंस जो बचा 10-20 ये 15 लाख आईजीएसटी में. तो देखो 35 जो है 10 + 10 + 15 इसी का टोटल है. तो 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख प्लस 15 लाख 35 लाख. तो इससे मेरा एसजीएसटी आईसीजीएसटी में बैलेंस कितना है 0, एसजीएसटी में बैलेंस कितना है 0, आईजीएसटी में बैलेंस कितना है 15 लाख, और मेरे पास 15 लाख ही क्या था बचना चाहिए था. ये मैं कैसा भी कर सकता था बिकॉज आई एम एट अ लिबर्टी टू कैलकुलेट सब्जेक्ट टू द टोटल टैक्स हेड, सब्जेक्ट टू द टोटल बैलेंस. अब देखो हरियाणा में हमने क्या किया, उल्टा किया है. 40% का एसेट ट्रांसफर रेशियो है, 25-25-20, 25-25-20 टोटल है 70.
तो 70 है तो 40% कितना ट्रांसफर करना था, 28। तो 28 लाख हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 28 लाख हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इस 28 में ध्यान दीजिएगा, हम देखो आईजीएसटी को पहले डाल दिया, ये मेरा मन है, हम चाहते सीजीएसटी एसजीएसटी भी डाल सकता था, मैंने क्या किया, आईजीएसटी पूरा ट्रांसफर किया, तो आईजीएसटी पूरा 0 हो गया बैलेंस, सीजीएसटी मैंने 3 किया, एसजीएसटी मैंने 5 किया, दिस इज माय ऑप्शन। तो ये मेरा बैलेंस अकॉर्डिंगली कम हो गया, तो 22 + 20 42 मेरे पास बच गया। तो इट इज येट और योर लिबर्टी, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट सब्जेक्ट टू द टोटल लिमिट, सब्जेक्ट टू द अवेलेबल लिमिट यू हैव इन द रिस्पेक्टिव टैक्स सेट। नेक्स्ट इशू नंबर 6 and 7, लास्ट का 2 इश्यूज। ये है रेलिवेंट डेट, ये दोनों बात करेगा किसका, रेलिवेंट डेट का, कि सर जब हम अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये जो आईटीसी आपने निकाला है ना गाइस, ये जो आईटीसी आपने निकाला है ये एज ऑन विच डेट है, किस दिन का बैलेंस है ये ट्रांसफर का जो आईटीसी आपने निकाला है, जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफरेबल है, ये किस डेट का बैलेंस होगा। सो गवर्नमेंट ने बोला है ये जो बैलेंस होगा ये जिस दिन आप आईटीसी 2 फाइल करोगे उस दिन का बैलेंस माना जाएगा। A conjoint reading of section 18(3) would imply and rule 41 would imply that the apportionment formula shall be applied on the ITC balance of the transferor as available in e-credit ledger on the date of filing ITC 2। मतलब जिस डेट को ITC 2 फाइल करेंगे उस डेट का ये रेशियो लेंगे आप, उस डेट का ये रेशियो लेंगे। रेशियो कौन सा, बेसिकली बैलेंस ऑफ आईटीसी लेंगे, उस दिन का आप बैलेंस ऑफ आईटीसी लेंगे। तो बैलेंस ऑफ आईटीसी विल बी टेकन एज द डेट ऑन विच आईटीसी 2 इज फाइल्ड। ठीक है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, सर ये जो आप देख रहे हैं 40%, ये क्या है, एसेट रेशियो। ये भी हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, क्या लेवल पे देखते हैं, स्टेट लेवल पे देखते हैं। तो एसेट रेशियो जो हम देखेंगे, ये किस डेट का आप एसेट रेशियो देखेंगे, ये आपको कौन सा डेट का देखना है, एक डेट होगा ना। तो गवर्नमेंट ने बोला which date shall be relevant to calculate the ratio of the value of the assets in case of demerger। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो हर एक डीमर्जर स्कीम में एक अपॉइंटेड डेट होता है कि किस डेट से डीमर्जर को लागू किया जाएगा, कि बैलेंस शीट को चेंज किया जाएगा। तो द अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर is the date from which the scheme comes into force and it is specified in the demerger scheme। Therefore, for the purpose of apportionment of ITC, the ratio of the value of assets should be taken as on the अपॉइंटेड डेट। आपको कब का लेना है, आपको इसको अपॉइंटमेंट डेट का लेना है। क्या लेना है, अपॉइंटमेंट डेट का लेना है, अपॉइंटेड डेट का लेना है, सॉरी। तो अपॉइंटेड डेट का आप क्या करोगे, देखो यहां पे लास्ट मैंने समराइज किया है, द रेशियो ऑफ असेट शुड बी टेकन ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर एंड इट हैज टू बी अप्लाइड। देखिए अल्टीमेटली देखिए ऊपर क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। मैं रेशियो जो हूं ये डीमर्जर का अपॉइंटेड डेट के दिन ले रहा हूं और ये अप्लाई किस बैलेंस पे कर रहा हूं, किस बैलेंस पे कर रहा हूं, जो बैलेंस मेरा आईटीसी 2 वाले डेट में है, जो बैलेंस मेरा आईटीसी 2 वाले डेट में है। तो देखो यही लिखा हुआ है नीचे, that the ratio of the asset should be taken as on the date of appointed date of demerger and it is to be applied on the ITC balance of the transferor on the date of filing form ITC 02। जिस दिन मैं ITC 02 फाइल कर रहा हूं उसी डेट वाले दिन जो मैं फाइल कर रहा हूं ITC डेट, उसी दिन मैं बता रहा हूं, आई रिपीट, उसी दिन जो मैं ITC 2 फाइल कर रहा हूं उसी दिन का ITC बैलेंस पे मेरे को ये रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा एंड उससे ही आपका बैलेंस क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली गाइस ITC 2 में आप यही तो बताते हो कि आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो वही दिन आपका माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रेशियो। बहुत सिंपल था, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है ये, आई मीन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, रेलिवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न्स में आते हैं, बस मेन चेंजेस खत्म हो गया आईटीसी में। रिटर्न्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये देखिए पहले भी हम एक बार इसका रिकैप कर चुके हैं कि फॉरेन एयरलाइंस कंपनी जो फॉरेन एयरलाइंस कंपनी है उनको जीएसटी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, उनको एग्जेम्पशन मिल गया है। 16 मार्च 2020 के थ्रू ये नोटिफिकेशन आया था, उनको जीएसटी ऑडिट से एग्जेम्पशन मिला है। ध्यान रखें एनुअल रिटर्न से नहीं। 9C कौन सा है, जीएसटी ऑडिट नॉर्मली where aggregate turnover exceeds 2 crores, where aggregate turnover exceeds 2 crores during financial year, then GST audit कराना कंपलसरी है other than prescribed persons। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब में क्या है, फॉरेन एयरलाइन कंपनी को जीएसटी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा,
ठीक है, तो इनको एग्जेम्पशन मिल के रखा है, तो देख तो एक बार फटाफट देख लो। तो फॉरेन कंपनी विच इज एन एयरलाइन कंपनी कवर्ड अंडर द नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 381 of the Companies Act 2013 and who have complied with Rule 4 Sub Rule 2 of the Companies Registration of Foreign Rules 2014 shall not be required to furnish the reconciliation statement audit in Form GSTR 9C। मतलब जो सेक्शन 381 का नोटिफिकेशन को कंप्लाई करता है और रूल 4 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन रूल्स को और फॉरेन कंपनीज रूल्स को भी कंप्लाई करता है। तो पहले एक बार देख लो कि ये दो क्या बोलता है, जस्ट एक स्नैपशॉट ले लो, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो सेक्शन 381 कंडीशंस क्या पहले देखते हैं। इफ अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया फर्म या एलएलपी ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया इज सबमिटेड फॉर ईच जीएसटी नंबर बाय 30th सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। बेसिकली बात ये करना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन कंपनी इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से जो भी रिसीट या पेमेंट कर रहा है वो एक अकाउंट्स उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग सीए इंडिविजुअल हो या फर्म हो या एलएलपी हो, उसको सबमिट करना पड़ेगा हर एक रजिस्ट्रेशन का जो भी इंडिया में वो लेकर रखा है बाय 30th सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तब जाके ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसको फाइल नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। अब सेक्शन 381 क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स एवरी फॉरेन कंपनी टू डिलीवर अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल टू द रजिस्ट्रार सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट सबमिट करनी पड़ेगी। और रूल 4 सब रूल 2 रिक्वायर करता है एक फॉरेन कंपनी को दैट दे शुड फर्निश सम स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत रेलिवेंट नहीं है, बस एक बार ध्यान रख लेना। रूल 4 रूल 2 सब रूल requires the foreign company to furnish some documents with the registrar in addition to the financial statements। तो याद रखना है फॉरेन कंपनी जो एयरलाइन बिजनेस में है, एयरलाइन कंपनी है और ये कंडीशन पूरा कर रही है रिसीट एंड पेमेंट्स वाला, तब जाके उनको बिल्कुल भी जीएसटी ऑडिट नहीं करवाना है। नेक्स्ट है गाइस, डेफिनेटली रेलिवेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ लिख के रखा है कि अगर मुझे GSTR 1 फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर द टैक्स पेयर्स हु कुड नॉट ऑप्ट फॉर अवेलिंग द ऑप्शन ऑफ स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/19। मतलब जिनको GSTR 1 फाइल, मतलब आई रिपीट, waive off the requirement for furnishing GSTR 1 for taxpayers who could not opt for availing this, right? अगर आप अवेल नहीं कर पाए स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम, जो अभी क्या हो गया 10(2)(a), जो अभी क्या हो गया 10(2)(a), अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपको GSTR 1 फाइल करना नहीं पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। खाली एक साल के लिए आए हैं, ये आप इग्नोर कर देना, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। पर्सन्स हु हैव इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन फॉर्म CMP 8, जो उनको करना चाहिए था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 3B में फॉर द टैक्स पीरियड्स इन फाइनेंशियल ईयर 1920, अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया 3B 1920 में और उन्होंने CMP 8 फाइल नहीं किया है, दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन आउटवर्ड सप्लाई। उन्हें GSTR 1 फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और of supply of goods और both inform GST और statement in CMP 8 for all the tax period। ना तो GSTR 1 फाइल करनी है ना तो CMP 8 फाइल करनी है, उनको खाली GSTR 3B फाइल करनी थी। अगर वो कर चुके हैं तो उनको GSTR 1 और CMP 8 ये दोनों से क्या कर दिया गया है? मुक्त कर दिया गया है। दोनों से क्या कर दिया गया है? मुक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि सर ये ना कॉम्पोजिशन स्कीम में थे ना तो कॉम्पोजिशन स्कीम में थे और इन्होंने GSTR 3B पूरा फाइल करके रखा है। तो इन दिस केस अगर ये GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B फॉर 1920 फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स हु कुड नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, उनको ना तो क्वार्टरली फॉर्म भरना है, ना तो क्वार्टरली CMP 8 भरना था, ना तो उनको GSTR 1 भरना था। ठीक है, बहुत रेलिवेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। नेक्स्ट, ये भी देखिए एक साल के लिए आया था, खाली फाइनेंशियल ईयर 18-19 कोविड के समय आया था। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए GST ऑडिट का लिमिट इन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड, 5 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी थी। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट जो 2 करोड़ का था वो 5 करोड़ कर दिया। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स
5 crore shall get his accounts audited and shall furnish a copy of audited annual accounts and reconciliation statement in 9C for the year 18-19. बस 18-19 के लिए किया गया, 19-20 से नहीं है। तो 18-19 स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आ गया तो 5 करोड़ का लिमिट है, 5 करोड़ से नीचे का आपको जीएसटी ऑडिट नहीं करवाना है। इज इट क्लियर? ओके। देन आता है ई वेबल, देन एक चैप्टर आता है ई वेबल। ई वेबल में क्या है सर? ई वेबल में हम पढ़े थे सर रेस्ट्रिक्शंस पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे? रेस्ट्रिक्शंस पढ़े थे कि कब कब आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ऑन फर्निशिंग, ऑन नॉट फर्निशिंग पार्ट ए ऑफ फॉर्म EWB01। आप पार्ट ए फाइल नहीं कर सकते EWB01 का, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है सर। 2 केस में आप पार्ट ए ऑफ EWB01 फाइल नहीं कर सकते थे, तीसरा केस को भी ऐड कर दिया। पहले ये पढ़ो कि कौन कौन ऑलरेडी अलाउड नहीं है टू फर्निश पार्ट ए ऑफ फॉर्म EWB01। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहे हो, ये देखिए ये अब नोटिफिकेशन नहीं रहा तो 10(2)A हो गया, ठीक है, बट इसको चेंज किया नहीं इन्होंने नोटिफिकेशन को, तो मैंने ऐसे ही लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 2/19 CTR, इसको डिलीट नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी हम लोग को 10(2)A पढ़ना है क्योंकि एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो कॉम्पोजिशन में, पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ 10(2)A and you have not furnished the quarterly statement in CMP 08 for 2 consecutive quarters, क्योंकि CMP 8 quarterly 18th of the succeeding quarter of the month succeeding the quarter आपको फाइल करना पड़ता है। अगर आप 2 फर्निश consecutive quarters में अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखा है और अगर आपने नहीं भरा टैक्स, पे नहीं किया टैक्स पे नहीं किया और 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक टैक्स ने पे नहीं किया, तो कॉम्पोजिट डीलर को ई वेबल 01 पार्ट ए फाइल करना नहीं मिलेगा। ही कैन नॉट फर्निश पार्ट ए ऑफ EWB01, और अगर वो नहीं कर सकता तो मूवमेंट वो कॉज नहीं करा पाएगा, एंड दैट इज वाई ही विल बी वेरी, मतलब बिजनेस में उसको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो उसको 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक कम से कम ये इंश्योर करना कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक वो टैक्स पेमेंट करे। नेक्स्ट, अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज, मतलब जो कॉम्पोजिशन में नहीं है, अगर वो रिटर्न्स फाइल नहीं करते फॉर अ कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, अगर रिटर्न्स फाइल नहीं करते फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, मतलब GSTR 3B हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह के रिटर्न्स अगर कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, सॉरी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं करते, रिटर्न मतलब सेक्शन 39 वाला, रिटर्न मतलब सेक्शन 39 वाला, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक, तो फिर उसको पार्ट ए ऑफ EWB01 फर्निश करने नहीं मिलेगा। ये तो ऑलरेडी था सर, नया क्या ऐड हुआ है? नया ये ऐड हुआ है, अ पर्सन अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ओ माय गॉड, अभी GSTR 1 भी आ गया इसमें, यानी सेक्शन 37, GSTR 1 भी आ गया है, सेक्शन 37, GSTR 1 भी आ गया, सेक्शन 37। अगर एक पर्सन सेक्शन 37 वाला आउटवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट भी 2 मंथ्स तक, कोई भी 2 मंथ्स तक फाइल नहीं करता, ही विल बी नॉट अलाउड टू फर्निश पार्ट ए ऑफ EWB01, ब्लॉक हो जाएगा उसका। या फिर अगर वो क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करता है, कब करता है सर? GSTR 1 क्वार्टरली कब करते हैं? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज लेस देन 1.5 CR, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज लेस देन 1.5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब जाके आप 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक के केस में फॉल करोगे, और आपको क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना पड़ता है, बट मंथली ही टैक्स होता है। रिपीट, टैक्स मंथली ही होगा, बट टर्नओवर अगर 1.5 से कम का है पिछले साल, तो आप GSTR 1 क्या कर सकते हो? क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। तो GSTR 1 क्वार्टरली फाइल नहीं किए 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक या 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक, अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, तो यू विल नॉट बी allowed to furnish part A of EWB01। ये अमेंडमेंट आया था 26 दिसंबर 2019 से रिलेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, GSTR 1 भी ऐड हो गया है इसमें। नेक्स्ट, लास्ट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ये CA के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, खाली आप एक बार नॉलेज के लिए सुन सकते हो, CS और CA में आपके लिए रेलिवेंट है, और फाइनल स्टूडेंट्स आपके लिए तो रेलिवेंट है ही। इंटर लेवल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई CA इंटर के लिए बस रेलिवेंट नहीं है। डबल टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 बोल के अपने पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, अगर कोई सप्लाई में डबल टैक्स लग रहा है
तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी सर्विस को नोटिफाई कर सकती है, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो प्लेस में वो सप्लाई सर्विस का इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट हो रहा है. बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सर्विस. इन केस इट इज डबल टैक्सेशन ऑफ अ सर्विस और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस, अगर कहीं पे भी वो सर्विस टैक्स नहीं हो रहा है, तो इन दिस केस यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी सर्विस को नोटिफाई कर सकती है इन विच द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड द एंजॉयमेंट ऑफ अ सर्विस. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको. इसमें कौन सा सर्विस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, कौन सा, एमआरओ सर्विस. इसको अपने बोलते हैं मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल सर्विस. मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल सर्विस. ठीक है, कोई भी सप्लाई किया जा रहा है मेंटेनेंस सर्विस का, रिपेयर का या ओवरऑल सर्विस का फॉर एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट की इंजन्स, क्या कोई भी एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स या कोई भी पार्ट्स जो सप्लाई किया गया एक पर्सन को फॉर यूज इन हिज बिजनेस. ठीक है, बेसिकली मान लो जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स, पार्ट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग सर्विसेज देते हैं, किसको देते हैं, उस पर्सन को देते हैं जो उस बिजनेस में, बेसिकली मान लो एयरक्राफ्ट में इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया, राइट. ये लोग सब जो फ्लाइट ऑपरेटर्स है, ये लोग अगर सर्विस ले रहे हैं, ये लोग अगर सर्विस ले रहे हैं एमआरओ सर्विस से रिलेटेड, तो जहां पे भी रेसिपिएंट लोकेटेड है, आई रिपीट, जहां पे भी रेसिपिएंट लोकेटेड है, मान लो काफी बार क्या होता है वो सर्विस इंडिया के बाहर से भी ली जाती है, ठीक है, बट रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड होता है, बट वो सर्विस इंडिया के बाहर दी जा रही है, वो सर्विस इंडिया के बाहर दी जा रही है. सप्लायर भी इंडिया के बाहर है, आई रिपीट, सप्लायर, या मान लो सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में, बट वो सर्विस इंडिया के बाहर दी जा रही है. तो जब सर्विस इंडिया के बाहर दी जा रही है, जब सर्विस इंडिया के बाहर दी जा रही है, तो रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि एमआरओ सर्विसेज फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बोला है खाली, किसके लिए बोला है खाली, एयरक्राफ्ट, और कोई चीज के बारे में बात नहीं किया. तो एमआरओ सर्विसेज अगर एयरक्राफ्ट के लिए दी जा रही है, विच इज सप्लाई टू अ पर्सन हु इज इन दिस कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उस केस में जहां पे रेसिपिएंट लोकेटेड है वहीं पे अपने क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे. चाहे मान लो सप्लायर अगर इंडिया में है और रेसिपिएंट इंडिया में, तभी जाके क्या होगा, सप्लायर अगर इंडिया में और रेसिपिएंट इंडिया में, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके आपको इसमें पता चलेगा कि सेक्शन 12 के बेसिस पे जो रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, जो रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, वहां पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. ठीक है सर, तो ये था प्लेस ऑफ सप्लाई में. आईजीएसटी एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 19 में एक छोटा सा बात किया गया था, वो आपको पता ही होगा. सेक्शन 17 कैपिटल इंसर्ट किया गया था आईजीएसटी एक्ट 2017 में, वेर यू वर ऑलरेडी नोन टू अंडरस्टैंड दैट कि सर जो माइनर हेड ऑफ कैश लेजर, माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड ऑफ अ कैश लेजर, एक कैश लेजर का अगर मुझे ट्रांसफर करना है पैसा माइनर हेड से दूसरा माइनर हेड ऑफ अनदर मेजर हेड, जैसे मान लो टैक्स का पैसा मुझे पेनल्टी में डालना है या पेनल्टी का पैसा मुझे टैक्स में डालना है, तो सर क्या मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकता हूं. तो ऑब्वियसली आईजीएसटी में वैसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना कि अगर कोई कैश लेजर में पैसा था और आपने आईजीएसटी से उसको एसजीएसटी में डाल दिया, तो गवर्नमेंट को भी उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैश लेजर में. तो where any amount has been transferred from e-cash ledger under IGST to e-cash ledger under SGST, the government shall transfer to the SGST account an amount equal to the amount transferred from the e-cash ledger in such manner, because cash ledger में आपने डाला तो सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी अकाउंट से पैसा स्टेट के अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अपने कैश लेजर में पैसा को ट्रांसफर कर दिया. ये प्रोविजन 1 जनवरी से एप्लीकेबल है. सिंपल है, ये तो आप कर रहे हो ना पोर्टल में, वो तो आप कर रहे हो, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट भी करेगी ना. गवर्नमेंट को भी कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टेट के अकाउंट में, क्योंकि आपने कैश लेजर से डाला है. क्या डाला है, कैश लेजर से डाला है. इज इट क्लियर, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं था. सो विद दिस गाइज वी कंप्लीट द अमेंडमेंट क्लास ऑफ जीएसटी. जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास फॉर कॉमन अमेंडमेंट्स में बता रहा हूं, कॉमन अमेंडमेंट्स हम खत्म कर लिए हैं, कॉमन अमेंडमेंट्स हम खत्म कर लिए हैं जो नवंबर दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. राइट, मेरा बात ध्यान से सुनना. फाइनल के लिए अमेंडमेंट क्लास और एक है, फाइनल के लिए एक और अमेंडमेंट क्लास है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है,
जहाँ पे एडिशनल अमेंडमेंट्स उनको पढ़ाया जाएगा, एडिशनल अमेंडमेंट्स उनको पढ़ाया जाएगा खाली फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, विच विल बी माई पार्ट 2। आज मैंने विच विल बी माई पार्ट 3। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये जो दो क्लासेस है, ये जो दो क्लासेस जो मैंने अभी अभी कराया है आपको, ये मैं एक ही वीडियो क्लिप में ज्वाइन कर दूंगा और आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही, अभी जो वीडियो आपको आप देख रहे हैं ये एक ही साथ देख रहे हैं, राइट। इसके बाद अब कोई क्लास नहीं है फॉर इंटर स्टूडेंट्स। फाइनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लास आएगा, फाइनल स्टूडेंट्स अलग से देखेंगे वो दैट सप्लीमेंट्री क्लास, ठीक है। तो पार्ट 1 एंड 2 हम खत्म कर चुके हैं, जो कंसोलिडेटेड वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंटर का अलग, फाइनल का अलग। मैं लिंक गूगल ड्राइव का अपलोड कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट्स है जो पुराने टर्म में दिए थे या नहीं दिए थे या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि मई जून 2020 का जो एग्जाम नहीं हुआ था उसके लिए भी अमेंडमेंट्स अलग से रिकॉर्डेड है, उसका भी लिंक प्लस नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्लीज उसे अलग से पढ़ लेना, अलग से चेक कर लेना, अलग से देख लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मई जून 20 का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में डाल दिया है जीएसटी के लिए। अभी हम खाली जीएसटी का बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का अलग से वीडियो आएगा, वो अलग से आप देखेंगे। सो जीएसटी का बात यही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग these lectures and I hope you liked it and please ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और I wish you all the best for examinations। आप देखे होंगे ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, एक बार पढ़ के चला जाना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट। फाइनल के लिए और एक क्लास है जो हम मिलेंगे वेरी सून, और फाइनल का भी क्लास हम अपने चैनल पे ही क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। आई विश यू बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड आई होप आपको कोविड जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपके दूर दूर तक कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप स्वस्थ रहे और अच्छे से एग्जामिनेशन दे, बिकॉज नेवर थिंक दैट एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम जरूर होगा आपका, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर सपोर्ट। विल मीट यू सून, वेरी सून, फॉर another series of lecture. Bye bye.